हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम लक्ष्मीकांत की सीरीज में अपना चैप्टर करना जा रहे हैं जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अगेन, और ये छोटा टॉपिक भी है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आर्टिकल में कन्फ्यूजन रहता है कि 74 आएगा तो क्या करेंगे, 75 क्या आएगा। आपको पता है इस आर्टिकल के अंदर क्या आता है, लेकिन उससे क्वेश्चन क्या बनते हैं ये जो है मेरे को आपको बताना है। बाकी जो है प्राइम मिनिस्टर काफ़ी आसान है। शुरुआत करते हैं सीरीज की, और इस सीरीज से पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो पुराने वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने 4 वीडियो और बना रखे हैं। और ये सीरीज हर बच्चे के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज को देखो और क्या करो, नोट्स बनाते रहो। क्लियर? तो भैया आज है हमारा क्या, प्राइम मिनिस्टर। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो जैसे यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमारी पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। लोकसभा के लिए इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में, अगर नॉर्मल टेन्यूर जो है क्या कर रही है, कोई भी लोकसभा अपना पूरा कर रही है। और उसमें क्या करते हैं, हम लोग वोट देते हैं। हम किसको वोट देते हैं, एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट करते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा क्या कहती है, सीट हासिल करती है, और अगर वो बहुमत क्रॉस कर जाती है तो उसी के दल के नेता को क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अगर मान लो कि कंडीशन ऐसी आ रही है कि कोई भी दल जो है आपकी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाया, तो उस समय क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति साहब हमारे क्या करते हैं, जो जिस दल के पास सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं उसको कॉल करता है। अगर वो भी नहीं आ रहा है तैयार होने को तो क्या होता है, कोएलिशन, जो मेल झोल की जो है सरकार बनती है, उसके कैंडिडेट को क्या की जाती है, कॉल की जाती है। ये सब आपको पता होगी, ये मान के चलता हूं। अब शुरुआत करते हैं भैया। हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, सबको पता है, अभी मैंने बताया जो। क्लियर? यहां पे जो है पीएम भी है, प्रेसिडेंट भी है। लेकिन अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो रियल एग्जीक्यूटिव जो है हमारे पीएम है, जबकि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, हमारे प्रेसिडेंट। तो हमेशा याद रखना, हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ऑलवेज पीएम। प्रधानमंत्री हमेशा रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। और रियल एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं बच्चों, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और इनको डी जीरो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो डी फैक्टो किसको बोलते हैं, डी जीरो किसे बोलते हैं। अगर आपको कोई बोले कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, ये क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, तो भैया अगर आपको हेड ऑफ द स्टेट पूछे तो हेड ऑफ द स्टेट हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं। जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछे तो आपको प्रधानमंत्री साहब लगाना है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछे तो क्या लगाना है, प्रधानमंत्री साहब लगाना है। मेरे ख्याल से यहां तक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत? डी फैक्टो, डी जीरो, रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो। जो समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब भैया अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, पीएम का अपॉइंटमेंट कैसा होता है, तो आर्टिकल नंबर 75 इसके बारे में क्या करती है, आपको बताती है। कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल नंबर 75, ऊपर भी 75 भी लिखा होगा। फिर उसके बाद जो है कि जनरली ये कन्वेंशन है कि जो मेजॉरिटी में पार्टी जो बहुमत को आंकड़े को क्रॉस कर गई, उसके चुने हुए नेता को हम बुलाएंगे, हम मतलब प्रेसिडेंट साहब बुलाएंगे। तो वही लिखा है, इन अकॉर्डिंग विद द कन्वेंशन, ये परिपाटी बन चुकी है कि प्रेसिडेंट साहब उसको अपॉइंटमेंट करते हैं जो मेजॉरिटी पार्टी का क्या होता है, लीडर लोकसभा में, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्लियर? और जब किसी भी पार्टी की कोई भी क्या कहते हैं, क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, तो जोड़ तोड़ के जो सरकार बनाते हैं, जैसे कोएलिशन फॉर्म बोलते हैं, उसके लीडर को बुलाता है। ये आपको सबको पता चल गया। अब इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि मान लेते हैं कि बहुमत का आंकड़ा कोई भी पार्टी नहीं छू पाई, और जो क्या हुआ, कोएलिशन तोड़ जोड़ के सरकार बनी, तो भैया उसको क्या करना है, अपना बहुमत पूरा करना है, अपना बहुमत सिद्ध करना है। कहां पे, लोकसभा के पटल में। तो उसके लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब 30 दिन का टाइम पीरियड दे सकते हैं। कितना भैया, 30 दिन का टाइम पीरियड दे सकते हैं। और ये डेज जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखना। अगर मान लेते हैं कि प्रूव करना है कॉन्फिडेंस, तो उसको 30 दिन का, या 30 दिन को मैं 1 महीना लिख सकता हूं, ठीक है। तो 1 महीने का टाइम पीरियड मिलता है। यहां तक बताओ जल्दी।
आज गला क्या है, काफी खराब हो रहा है, तो थोड़ा सा जो है समस्या आ सकती है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज जो है क्लियर है, तो आप कोशिश करना। अब देखो क्या है, अगर इनकम्बेंट प्रधानमंत्री जिनको हम पीएम बोलते हैं, उनकी अगर मान लेते हैं मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है। अब कॉमन सेंस से सोचो कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जब चुने जाते हैं किसी भी दल के, उसी को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं पीएम की, और वही अपनी कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। भैया पीएम ही तो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहेगा, कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, कोई रक्षा मंत्री बनेगा, कौन जो है आपका कोई और मंत्री बनेगा। क्लियर। और अगर पीएम की डेथ हो जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि अब वही पार्टी अपने दल का नया नेता चुनेगी, और जब उस दल का नया नेता आएगा तो भैया उसको अधिकार है अपनी खुद से कैबिनेट चूज करने का कि अब रक्षा मंत्री कौन होगा, अब शिक्षा मंत्री कौन होगा। क्लियर। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकम्बेंट जो प्रधानमंत्री है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये नहीं कि सरकार गिर जाए, सरकार नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि तुरंत ही क्या करेंगे, उस दल के नेता किसी दूसरे किसको आदमी को चुन लेंगे अपने में से ही, जिसको प्रधानमंत्री बनाना है, और राष्ट्रपति को वही चीज माननी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यही चीज लिखी है। ऑन द डेथ ऑफ द इनकम्बेंट पीएम द रूलिंग पार्टी इलेक्ट्स ए न्यू लीडर, द प्रेसिडेंट हैज नो चॉइस बट टू अपॉइंट हिम एज ए पीएम। उनकी पार्टी की मर्जी है। भैया उनका इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जो है, इनकम्बेंट जो पीएम है, उनकी डेथ हो गई है, तो भैया वो दूसरा लीडर चुन के दे देंगे अपने में से। क्लियर। ये समझ में आ गया। अब इसमें देखो, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जरूरी नहीं है कि जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो पहले एमपी होने चाहिए। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, कहीं से चुनाव लड़के जीते हुए। आप किसी भी आदमी को पीएम बना सकते हो। मान लेते हैं कोई एक जो है आपकी पार्टी जो बहुमत का आंकड़ा सिद्ध करके ले गई, और उसने किसी और आदमी को क्या करा, जिसने आज तक इलेक्शन ही नहीं लड़ा है, उसको अपने दल का नेता चुन लिया, तो प्रेसिडेंट को उसी को क्या करना पड़ेगा, शपथ दिलानी पड़ेगी प्रधानमंत्री की। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जिस दिन उसने शपथ ले ली प्रधानमंत्री की, उसके 6 महीने के अंदर उसे या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। अर्थात 6 महीने क्या कर सकता है वो, विदाउट एज ए एमपी सर्वाइव कर सकता है। समझ में आ गया? यही लिखा है। ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंट एज ए प्राइम मिनिस्टर, किया जा सकता है बिल्कुल 6 महीने तक, और विद इन विच ही शुड बिकम ए मेंबर ऑफ द आइदर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अदरवाइज ही सीजेस टू बी पीएम। और अगर मान लो वो 6 महीने में वो इंसान ना तो लोकसभा से चुन पाया ना तो राज्यसभा से चुन पाया, तो तब उसका क्या होगा, प्रधानमंत्री पद से हटना बिल्कुल तय है। समझ में आ गया? तो 6 महीने का टाइम पीरियड मिलता है, याद रखना। और ऐसी हम किसी भी आदमी को मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, चुनाव जिताना पड़ेगा, तो लोकसभा से या तो राज्यसभा से। जैसे कि इस बार हमारे विदेश मंत्री कहीं से लड़े थे? नहीं लड़े थे। अचानक पीएम साहब ने डिसाइड करा कि भैया ये हमारे विदेश मंत्री होंगे, फिर उनको राज्यसभा की सीट से लाया गया। क्लियर है? ऐसा ही मुख्यमंत्री में भी होता है, 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। क्लियर। अब देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री किस चीज की शपथ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में सीक्रेसी की शपथ लेते हैं कि जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, उसमें जो भी मैटर डिस्कस हो रहा है, वो आम जन मानुस को नहीं पता लगना चाहिए। क्लियर। सीक्रेट मिशन होते हैं ये सारी चीजें। तो ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं। इसको याद रखना, ये एक बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जो पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही क्या करते हैं, ऑफिस होल्ड करते हैं। और आज की मैंने स्पेशल क्लास में और प्लस क्लास में आपको बताया प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। यहां पे मैं आपको प्लस में डिटेल में बताता हूं ये। क्लियर। हाउएवर इफ ही लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, ही मस्ट रिजाइन टू द प्रेसिडेंट और रिजाइन, और द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम। अगर मान लेते हैं कोई प्रधानमंत्री है जिस दल से आया है, उस दल का बहुमत ही नहीं रहा,
तो भैया उसको छोड़ो, थोड़ी है कि भैया पूरे 5 साल रहो, उसको रिजाइन कर देना चाहिए, और वो रिजाइन नहीं करेगा तो प्रेसिडेंट उसको हटा देंगे। क्लियर, याद रखना इसको। द सैलरी एंड द अलाउंस ऑफ द पीएम आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ये हमेशा याद रखना कि प्रधानमंत्री की सैलरी और उसके जितने भी इमोल्यूमेंट्स हैं वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट, संसद डिसाइड करती है। क्लियर। और इनको सैलरी एज ए प्रधानमंत्री नहीं मिलती है, इनको सैलरी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो भैया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो है। अगर मान लो कोई ऐसा आदमी जो बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पीएम बन गया, तो ज्यादा से ज्यादा वो 6 महीने तक तो रह सकता है, 6 महीने के अंदर उसे बनना पड़ेगा। क्लियर। तो हमेशा याद रखना, एज ए पीएम वो सैलरी नहीं देते, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो सैलरी देते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्रिस्टल क्लियर। तो ये भी जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ही गेट सैलरी एंड अलाउंस आर पेबल एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी की तरह ही उनको क्या मिलती है? आपकी तनख्वाह मिलती है। ठीक है। द रेजिग्नेशन और डेथ, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर वो रिजाइन कर दे कोई पीएम, तो भैया अब नया पीएम बनेगा, तो भैया वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्यों रखे हम? अब वो नहीं चुनेगा ना जो नया वाला आएगा। तो याद रखना, चाहे रेजिग्नेशन हो चाहे डेथ हो, इनकम्बेंट मतलब जो अभी है पीएम, उनकी ऑटोमेटिकली डिजॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है? ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाती है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिजॉल्व होना एक वैक्यूम क्रिएट करता है। क्या करता है? वैक्यूम क्रिएट करता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, सरकार नहीं गिरती है। हमेशा याद रखना, जब कभी प्रधानमंत्री ने रिजाइन कर दिया या आपकी उनकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी टाटा बाय बाय हो गई। क्लियर। और अगर मैं बोलूं कई किसी मिनिस्टर की मृत्यु हो जाए तो क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। मिनिस्टर की मृत्यु हो जाए या वो रेजिग्नेशन दे दें तो जरूरी नहीं है कि भैया कि सब कोई हटाओ। ये कौन सा लॉजिक हुआ? तो भैया उसकी जगह कोई और चुन लिया जाएगा। क्लियर। लेकिन प्रधानमंत्री की मृत्यु या प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशन से क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्लियर। अब आ जाओ, पीएम कैसे काम करते हैं? पीएम क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कि डे टू डे आपको कैसे क्या करना है, काम करना है। और जो भी काम होता है वो कैबिनेट की मीटिंग में लिया जाता है। अर्थात प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ क्या करते हैं? सारी सलाह को क्या करते हैं? प्रेसिडेंट साहब के पास पहुंचा देते हैं और प्रेसिडेंट उसी बात पे क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। हालांकि हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के पास एक पहला अधिकार होता है कि उनकी राय को रिजेक्ट कर दे, लेकिन अगर सेम राय उन्होंने दोबारा भेज दी तो प्रेसिडेंट को क्या है? बाध्य है वो एडवाइस मानने के। क्लियर है। याद रखना, पहली बार ही मौका होता है कि जो कैबिनेट और जो प्रधानमंत्री की तरफ से एडवाइस आ रही है उसको ना कह दें, लेकिन सेम एडवाइस दोबारा आ गई तो फिर दोबारा ना नहीं कहेंगे, तब उन्हें मानना ही पड़ेगा। अब ये सेंटेंस पढ़ो। पीएम एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंपोर्टेंट ऑफिस लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, chairman and the member of the UPSC election commission and chairman and the member of the finance commission। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री एडवाइस करते हैं कि भैया यूपीएससी का चेयरमैन कौन बनेगा, यूपीएससी के सदस्य कौन होंगे, फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन होगा, फाइनेंस कमीशन के सदस्य कौन होंगे, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कौन होगा, और इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति साहब करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन सब की नियुक्तियों के पीछे एडवाइस कौन करता है? पीएम करता है, लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ो। पीएम एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड और द समनिंग और द प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, दो चीज होती है, समन एंड प्रोरोग करना। कि भैया पार्लियामेंट के सेशन कब बुलाने हैं, बजट सेशन कब बुलाना है, विंटर सेशन कब बुलाना है, मानसून सेशन कब बुलाना है, इन सब की एडवाइस कौन करेंगे? पीएम ही करेंगे। और बुलाएंगे कौन? प्रेसिडेंट साहब बुलाएंगे। अब सेशन है, सेशन को प्रोरोग करना है। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं जब आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कि जो है सेशन को क्या किया जाता है? एडजॉर्नमेंट किया जाता है। सेशन को एडजॉर्नमेंट साइन डे करा जाता है, मतलब अनिश्चितकालीन के लिए। लेकिन प्रोरोग का मतलब हो गया कि वो सेशन क्या हो गया? पूरा खत्म हो गया। जैसे विंटर की बात करूं तो विंटर सत्र पूरा हो गया है,
बजट की बात करूं तो बजट सत्र पूरा हो गया है, अब क्या होगा, नए सत्र में हम मिलेंगे। तो वो जो प्रोरोग करना होता है वो भी पीएम के एडवाइस पे ही होता है, और कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। देखो एकदम फ्लुएंसी में आपको मैं पढ़ा रहा हूं पूरे लक्ष्मीकांत, इसी फ्लुएंसी में आपको भी याद हो जाएगी अगर आप ध्यान से सुनते रहोगे बस। इसके बाद क्या है, खुद से इंटरप्रिटेशन कर ही सकते हो। अब इसके बाद आप लक्ष्मीकांत खुद से ही पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। प्रधानमंत्री की मर्जी है, जब उसको लगा कि भैया सरकार क्या है हमें गिरानी है, तो भैया प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट साहब को बोल देंगे कि भैया सरकार को डिसॉल्व कर दो, और प्रेसिडेंट साहब को मानना पड़ेगा। क्लियर? तो ये भी इनका अधिकार होता है। ही अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्लोर ऑफ द हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा, यहां पे कौन अनाउंस करता है, पीएम ही अनाउंस करते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री किस किस के चेयरमैन होते हैं बाय डिफॉल्ट, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो मेरे संग बोलो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बोलो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गई, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। इन सब के बाय डिफॉल्ट चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, ठीक है ना। याद रखना, मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा है, इसका मुझे आंसर चाहिए। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, अगर किसी की बात की जाए कि हु इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, ये जो होते हैं हमारे पीएम साहब ही होते हैं। हमेशा याद रखना, भारत में जब बात करेंगे, कंट्री लेवल पे बात करेंगे, तो मेन क्राइसिस इन चीफ मैनेजर क्या रहेंगे, पीएम रहेंगे। जब स्टेट में बात करेंगे तो कौन रहेंगे, सीएम रहेंगे। और जब डिस्ट्रिक्ट में बात करेंगे तो डीएम रहेंगे। पीएम, सीएम, डीएम, ये याद रखना मेन क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होते हैं सारी की सारी इमरजेंसी में। क्लियर? अब हम देख लेते हैं भाई आर्टिकल 74, 75 और 78 क्या कहती है। आर्टिकल 74 कहती है कि प्रेसिडेंट जो होगा, राष्ट्रपति साहब जो है हमारे, shall act in the accordance with the advice of PM and his council of minister। राष्ट्रपति साहब हमारे प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही क्या करेंगे, काम करेंगे। ये कौन बोलता है, 74 अमेंडमेंट बोलता है। याद रखना इस बात को हमेशा। 75 जो, सॉरी अमेंडमेंट नहीं, आर्टिकल, ठीक है। 74 आर्टिकल ये बोलता है। आर्टिकल नंबर 75 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपुल, डेट इज लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा दो। हमेशा याद रखना कि आर्टिकल 75 में ये साफ साफ लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, ना कि राज्यसभा के लिए। इसमें बच्चे पता नहीं क्यों गलत कर देते हैं, इसमें बोथ लगा देते हैं। नहीं, मोर करेक्ट क्या है, लोकसभा है। पार्लियामेंट भी दे रखा है, लोकसभा भी दे रखा है, तो भी मोर करेक्ट क्या है, लोकसभा ही है। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या है, हमारे द्वारा चुने गए, हमने इनको लोकसभा में बैठाया है, तो हमारे लिए ही क्या है, ये उत्तरदायी है। याद रखना। अब ये मत बोलना सर कोई मिनिस्टर अगर राज्यसभा का सदस्य है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो राज्यसभा से चुन के आया है, लेकिन उत्तरदायी वो किसके लिए है, लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। तो आपका जो क्वेश्चन उठ रहा था, मैंने क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पार्लियामेंट लगा के आ जाते हैं, जबकि क्या है, आर्टिकल नंबर 75 में साफ साफ लिखा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। समझ में आया? अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 78। आर्टिकल नंबर 78 कहता है कि प्रधानमंत्री साहब की ड्यूटी क्या होंगी। समझ में आ गया? तो उनकी ड्यूटी कौन बताता है, 78 और 3 आर्टिकल बार बार पूछते हैं। अब कॉमन सेंस से बताओ आपको ये चैप्टर कैसा लगा, समझ में आ रहा है ना? तो इस वे में जो है आप तैयारी कर सकते हो, और इससे भी आपको 10 गुना ज़्यादा फायदा होगा जब आप प्लस की क्लास ज्वाइन करोगे। वहाँ पे और भी क्या की जाती हैं, डिटेल में क्लासें ली जाती हैं। क्लियर? तो अगर आपको प्लस के कोर्स में आना है तो प्लस के कोर्स में प्रीलिम्स का पूरा बैच चल रहा है,
2020 का प्रीलिम्स आपके लिए क्या हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो समय बर्बाद ना करें और इस बैच को क्या करें, ज्वाइन कर लें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इस बैच की एक खासियत होगी कि इसमें जितने भी विषय हैं सारे क्या है, मेरे द्वारा ही पढ़ाए गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। पॉलिटी भी मैंने पढ़ाई है, साइंस एंड टेक भी मैंने पढ़ाई है, इकोनॉमिक्स भी मैंने पढ़ाई है, करंट अफेयर भी मैंने, साइंस एंड टेक भी मैंने, ठीक है, इन्वायरमेंट भी मैंने, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं टोटल मैंने खुद ही बनाए हैं। और अगर आप इस बैच में आना चाहते हो तो अभी भी आ सकते हो, एडमिशन ओपन है। इसके अलावा अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो मेंस में भी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 4 पेपर ही होते हैं, 5वां पेपर तो होता नहीं है, ठीक है। तो मेंस की भी मैंने आपके लिए पूरी सीरीज लगा रखी है। और अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल हो, समाज शास्त्र आपका ऑप्शनल हो, तो समाज शास्त्र की भी पूरी क्लासेस चल रही है कंप्लीट। और एक आंसर राइटिंग का भी बैच चल रहा है जिसमें रोल नंबर अलॉट हो जाते हैं बच्चों को, और बच्चे क्या करते हैं, अपनी कॉपियां चेक करवाते हैं। क्लियर। तो चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, सारी की सारी मैंने आपको क्लास लगा रखी है। 12 महीने की फीस है 6300 रुपए और आपकी 24 महीने की फीस है 7550। अंतर बहुत कम है, 11-1200 रुपए का अंतर आ रहा है। क्लियर। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, 12 महीने के या 24 महीने के सब्सक्रिप्शन में, देख लो मान लेते हैं 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया, यहां पे किसी एक बैच में एनरोलमेंट नहीं होता, यहां पे क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। अगर आपने 24 महीने का टाइम पीरियड ले लिया तो आज से आप तारीख गिन लो, 28 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल 2021 तक, 22 तक सॉरी, क्योंकि 2020 चल रहा है, 24 महीने का मतलब क्या, 22 तक आपके टाइम पीरियड मिल जाएगा। अब इस 2 साल के अंदर जितने भी मेरे कोर्स है या जितने भी किसी भी एजुकेटर के कोर्स है आप आसानी से देख सकते हो। ये नहीं कि आप सोचो सर प्रीलिम में एडमिशन लेना है तो क्या हम मेंस देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, उसके लिए अलग से फीस लेनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। एक ही में आप सब कुछ देखोगे, 24 महीने तो 24 महीने, 12 महीने तो 12 महीने, सारी क्लासें आपको एक में ही होंगी। इसके अलावा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी, 15 टेस्टों की ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ, और उसके अलावा जो है सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग और मेंस की पेपर 1, 2, 3, 4 की भी आंसर राइटिंग। इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है। सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, उनको प्रिंट आउट भी करा सकते हो। मात्र 6300 और 7550 में आप कॉस्ट लगा सकते हो और मेरे नोट्स को क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड करके मैच भी कर सकते हो किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग से, क्वालिटी लेवल को समझने के लिए। ठीक है। आपको क्या करना है कि जब सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको एक बॉक्स मिलता है नीचे, उसमें लिखा रहता है रेफरल कोड। वहां पे रेफरल कोड MKS लाइव, जो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है बड़ा बड़ा, MKS लाइव रेफरल कोड अप्लाई करना है। और जैसे ही अप्लाई करोगे तो नीचे लिखा आ जाएगा योर रेफरल कोड सक्सेसफुली अप्लाई। उसी के बाद क्या करनी है, आपको फीस पेमेंट करनी है। सिंपल सा फंडा, रेफरल कोड अप्लाई होने के बाद ही फीस जमा करनी है। रेफरल कोड अप्लाई कैसे होता है, जब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, रेफरल कोड अप्लाई हो चुका है। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप सीधे मेरी क्लासों में आ सकते हो और इनसे अपना फायदा ले सकते हो। ये बहुत अच्छी क्लास है, चाहे प्री चाहे मेंस, आप क्या कर सकते हो, सब में ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर। तो दिस इज अबाउट आवर कोर्स। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो आप आइए, अनअकैडमी आप ही के लिए है। इस प्लेटफॉर्म में बहुत ही शानदार एजुकेटर की टीम हम बना रहे हैं इसमें, और ये प्लेटफॉर्म आपको सफलता की तरफ ले जा सकता है। क्लियर। तो आइए अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए। रेफरल कोड क्या होगा, मेरे से जोड़ने के लिए MKS लाइव रहेगा। क्लियर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।